तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आज की जो क्लास रहेगी वो उसका विषय तो आपने देख लिया है, टॉपिक भी देख लिया है, पंचांग के ऊपर बात करेंगे हम लोग। और अभी तक भी ये हमारे हिंदू संस्कृति का मैं कह लूं या हिंदू कल्चर का हमारा इतना बड़ा पिलर है ये, इतना बड़ा पिलर है, लेकिन उसके बारे में आपको बहुत कम चीजें जो है वो मिलेंगी। राहु केतु शनि पे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन पंचांग पे बात करते हुए कम मिलेंगे आपको लोग। लेकिन मुझे ये क्लास रखते हुए थोड़ा सा हो रहा था कि आज राखी से जो है एक दिन पहले का है, तो लोग बहुत बिजी होते हैं अपने अपने कामों में। बट मुझे ये भी ख्याल आया कि मेरे जैसे फ्री भी बहुत होंगे। अगर कहीं बिजी है तो कहीं कहीं वेले भी होंगे मेरे जैसे। तो उनके लिए रख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरी थोड़ी ना मेरा भाई दूर रहता है तो सबके पास रहते हो, सब कई वेली दिखेंगी, है ना, औरतें दिख जाएंगी आज। तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है कि हम लोग जो अपना मन जो है भाइयों की याद में ज्यादा विराग में ना जाएं, तो अच्छी चीज कुछ सीख ले और हमारा मन भी लग जाएगा, है ना, तो कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि पंचांग जो है वो सिर्फ और सिर्फ काल और गणना नहीं है, इसका जो मेन फोकस है, मेन ये पिलर है हमारी पूरे हिंदू संस्कृति का पिलर है पंचांग। और ये सिर्फ और सिर्फ तिथि वार नक्षत्र करण योग जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ उसके बारे में नहीं बताता है, ये ऑल ओवर आपके जीवन में जितने भी व्रत होते हैं, जितने मुहूर्त होते हैं, जितने त्योहार होते हैं, जितनी अच्छी बुरी घटनाएं जो कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बेस पर होते हैं या ज्योतिष के बेस पर जितने भी चीजें चेंज होती हैं, ग्रहों की स्थितियां, सब कुछ एवरीथिंग, सबका आधार जो है वो पंचांग ही है। पंचांग के अनुसार ही जो है हर वार की अपनी इंपॉर्टेंस है, नक्षत्र की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो पंचांग आप लोग जानते हो क्या होता है, वो होता है 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है बेसिकली, जिसमें पहले भाग को कहा जाता है वार। ठीक है। तो वार का मतलब होता है दिन। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगी कि साथ के साथ, क्योंकि ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं खींचनी, मेरे को जल्दी आप लोगों को सम अप करना है मेरे को। तो वार का मतलब वो नहीं होता जो आप डे समझते हो, वार का मतलब है किसी ग्रह का वार, आपके ऊपर अटैक। तो आपके ऊपर, जैसे हम लोग कहते हैं मंगलवार, तो मंगलवार को मंगल का वार होता है। सोमवार चंद्रमा का वार होता है उस दिन आपके ऊपर। ये वार का मतलब वो भी है, और ये वार का मतलब एक तरह से अटैक भी गिन सकते हो आप। उस दिन आपके ऊपर वो दिन का जो लॉर्ड होगा वो आपके ऊपर हावी रहेगा। उससे जुड़ी हुई घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं, अगर वो आपकी कुंडली में कहीं पे इधर उधर अस्त व्यस्त हालत में है। सबसे पहले वार लिया, फिर लिया तिथि। तिथि जो है, अभी तक आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, ज्यादा तो नहीं आए, अभी 28 लोग ही हैं। बट आप लोग 28 में से अभी तक अगर सब लोगों को शायद पता ना हो कि तिथि असल में वो होती है जो कि देसी महीनों के हिसाब से और चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार बनती है। इसका पूरा मैथमेटिक है, पंचांग का असल में पूरा मैथमेटिक है। दिस इज नॉट ए जिसको हम कहे कि सिर्फ एक बस छोटी सी वो चीज है, नहीं, पूरा मैथमेटिकल साइंटिफिक बेस है। कितने घंटों का जो है, पुराने समय में क्या बोलते थे इसको, वो अब अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी। तो तिथि बेसिकली चंद्रमा पे आधारित है। तो जब आपका जन्म हुआ तो पर्टिकुलर चंद्रमा जो है वो कितनी डिग्री पे था, किस पक्ष में था, उसके हिसाब से तिथि निर्धारित होती है। ये तिथि आपकी असल में वो तिथि होती है जिसपे आपका बर्थ होता है, और ये जो तिथि है ये नॉन मूवेबल है। नॉन मूवेबल का मतलब है कि अगर वो 1 से लेकर 15 तक पूर्णिमा या 1 से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष का अगर गिनते हैं, तो प्रतिपदा द्वितीय तिथि जिसको हम बोलते हैं वो फिक्स है। उसकी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर डे देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अपनी जो तिथि है वो आपकी सेम टाइम पे नहीं आएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपका जन्म हुआ है किसी का मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति पे जन्म हुआ है, तो उस दिन की जो तिथि डिसाइड होगी
मकर संक्रांति पे तिथि जो है वो क्या आ रही है, षष्ठी आ रही है या सप्तमी आ रही है, तो आपकी तिथि जो है वो पर्टिकुलर आपके बर्थ के टाइम को बताती है। तो आपका बर्थडे, असल में बर्थडे आपका जो है वो तिथि निर्धारित करती है कि आपका देसी बर्थ या ओरिजिनल बर्थ चंद्रमा के हिसाब से कौन सा है, वो ये तिथि डिसाइड करती है। अगर आप लोग आज तक गलती में थे या भुलेखे में थे कि हमारा 15 जनवरी को बर्थ हुआ है, 16 जनवरी को बर्थ हुआ है, 15 अप्रैल को, तो ये सारा कुछ गलत है। ये इंग्लिश एक फॉर्मेट है जो कि हमारे, अब यहाँ पे ये क्लास रखने का मेरा मकसद ये था कि जब मैं कंसल्टेशन देती हूँ या मैं जब कोई भी चीज करती हूँ तो मैं पंचांग के हिसाब से ही उनको तिथि की जो रेमेडी है वो देती हूँ उनके जन्म के हिसाब से। लोगों को अपनी तिथि नहीं पता होती है, और ये बहुत बड़ी विडंबना है आज के समय में। मैं सच में बताऊं तो ये बहुत शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि अगर आपको अपनी जन्म की तिथि जो है, वो जो देसी तिथि आपकी बनती है, अगर वो नहीं पता है तो आज तक जितने जन्मदिन आपने मनाए हैं वो सारे के सारे व्यर्थ है। आपने जितने दान दिए हैं आज तक अपने जन्मदिन पे वो सारे के सारे व्यर्थ हैं, एक भी नहीं लगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि हम जो रेमेडीज कर रहे हैं, हम जो उपाय कर रहे हैं, वो सारे तो हम देसी परंपराओं के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आपने तिथि तो परंपरा के हिसाब से नहीं ली ना। तो फिर आपके जन्मदिन पे की गई चीज कभी भी फलित नहीं होगी। सारी उम्र लोग कहते हैं हमने इतने उपाय किए, इतने उपाय किए, हर साल हम वर्षफल बनाते हैं, वर्षफल की रेमेडीज लेते हैं इतनी महंगी महंगी, कभी से कोई 11,000 की ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, लेकिन कभी किसी ने ये इस चीज पे निगाह नहीं डाली होगी। आज इस क्लास के बाद आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि आपकी तिथि क्या है, आपको क्या करना चाहिए उस समय, कि आपके जीवन के जो कष्ट है वो खत्म होने चाहिए। जब से मैंने इस चीज को आजमाया, मैंने बहुत सारी चीजों में चेंज देखा। जो मैंने देखा वही मैं दिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मैं कभी भी उस चीज पे नहीं जाती हूँ कि शास्त्र ने क्या लिखा या किसी ने मेरे को क्या सिखाया क्या पढ़ाया। जब तक मैंने उसको आजमाया नहीं अपनी लाइफ में, तब तक मैंने किसी को वो कोर्स बना के या उस चीज को पढ़ाया नहीं, चाहे मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। मैं बैक टू बैक कोर्सेज नहीं ला सकती हूँ कि आज ये पढ़ा दिया कल वो पढ़ा दिया। लेकिन अगर आप ये जो बैक टू बैक लोग पढ़ाते हैं उनसे कभी पूछ के देखिए क्या उनके अपने जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, क्या उन्होंने खुद कभी ज्योतिष के हिसाब से अपनी कभी रेमेडीज जो है पंचांग के हिसाब से कभी किया है कुछ? कभी नहीं करते। 99% मेरे पास लोग हैं जो नहीं करते हैं, सिर्फ अपने इंग्लिश मंथ को देखते हैं कि 11 जनवरी को हमारा बर्थ है, भाई बड़ा सा केक लाओ रात को, 10 जनवरी के रात को, और एक केक काट दो, बस जन्मदिन हो गया, बड़े खुश कि मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे मेरे बहन ने सरप्राइज दे दिया। आप नहीं जानते, अभी हम बात करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी ये कितना बड़ा कांड करते हो आप लोग जब जन्मदिन मनाते हो और ये केक काटते हो आधी रात को। आप क्या करते हो अपने जीवन में, कितनी बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करते हो। ये जो हमारा समाज है ये उल्टी दिशा में क्यों चल पड़ा है, हमारी जनरेशन उल्टी साइड पे क्यों चल पड़ी है? क्योंकि माँ बाप ने रिचुअल्स को कहीं ना कहीं भुला दिया। आज मुझे भी अगर मैं कहूँ 8 साल, 7-8 साल तक मुझे भी नहीं पता था इन चीजों का, क्योंकि मेरे भी एक सिख फैमिली होने की वजह से हमारे भी सिर्फ एक दिन बहुत स्पेशल माना जाता है जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। हमारे में कोई शादी करनी होती है पूर्णिमा की जाती है, हमारे में कोई खास काम किया जाता है तो पूर्णिमा को करना है। पूर्णिमा पूर्णिमा को इसलिए लेते हैं, उसके पीछे वो लॉजिक ये देते हैं सिखिज्म वाले कि हमारे गुरु नानक देव जी का बर्थ जो है वो पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। तो पूर्णिमा तिथि को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं हम लोग। तो जितनी भी खुशियों के काम है ना सारे के सारे पूर्णिमा को कर देते हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि पूर्णिमा सबके लिए नहीं बनी है। आप जर्नल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पूर्णिमा पे कुछ खास विशेष जो है वो चीजें की जानी चाहिए जिससे कि आपके जीवन में अच्छी चीजें आए। ठीक है, ये हो गई तिथि। तो तिथि जो है बेसिकली आपका मेन बर्थडे का दिन है, उस दिन आपको अपना बर्थडे मनाना चाहिए। तीसरी चीज है नक्षत्र। नक्षत्र वो है जो चंद्रमा जो है किसी स्पेसिफिक एक एक जिसको कहते हैं कि शेप, तारों की शेप जो होती है वो होते हैं नक्षत्र। अलग अलग शेप होती है सब तारों की। जब आप पैदा होते हो तो आप किस शेप में पैदा हुए हो, उस शेप से एक नक्षत्र निर्धारित होता है। और ये चंद्रमा उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग आपके जीवन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है।
तो आपके जीवन की जो पहली दशा होती है वो ये नक्षत्र ही डिसाइड करता है। और आपके जीवन की जो पहली दशा होगी वो आपके जीवन का स्टार्ट होगा। आपके जीवन का स्टार्ट होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं उस दशा के रिलेटेड पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। वो आपकी वो नक्षत्र जो आपका बर्थ का जो चंद्रमा का बनता है, वो नक्षत्र जो होता है वो आपके जीवन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डिसाइड करता है। आप में से जितने भी लोग अभी तक सफल नहीं हुए हैं आज के बाद हो जाएंगे अगर आप समझेंगे इस चीज को। बहुत सारे लोग जैसे मुझे कहते हैं आपने इतनी जल्दी इसमें कैसे जो है वो सफलता हासिल की या कुछ है। मैंने ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो किया है, इसमें आने के बाद किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब चीजें इतनी महारत देती है या इतना जल्दी असर करती है किसी के जीवन में। कि जब आप किसी को रेमेडी देते हो पंचांग के हिसाब से, तो वो रेमेडी देने के बाद वो बंदा तो अभी करेगा, वो बाद में उसको अभी करेगा वो बाद में, लेकिन वो देने के बाद संकल्पित हो जाती है। और वो आपका काम उसी समय से बन जाता है जब वो आपको कोई देता है कि भाई इस तिथि को ये काम कर लेना या इस नक्षत्र में ये काम कर देना। उस बंदे का काम जो दे रहा है उसी समय से पूरा हो जाता है, शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। आप जब करोगे ना तो वो उसको मूव करेगा आगे, शुरुआत वहीं से हो जाती है जब पंचांग की कोई दी जाती है। चौथी चीज है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं करण। करण एक ऐसा जो पार्ट है पंचांग का जिसमें ये निर्धारित होता है। करण का मतलब है आपका टाइप ऑफ कर्मा। आपका टाइप ऑफ कर्मा, क्या करने आए हो इस जन्म में, क्या करने आए हो आप, किस टाइप का कर्म करने के बाद आपको मुक्ति मिलेगी या सफलता मिलेगी, और अभी तक नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। तो ये करण ये डिसाइड करता है आपको बैठ के काम करना है, घूम के काम करना है, लेट के काम करना है, उल्टे होके काम करना है, सीधे होके काम करना है, किस दिशा में किस तरीके से काम करना है, ये करण डिसाइड करता है। आप करण के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को या किसी के भी प्रोफेशन को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे, देन आपको बहुत सफलता मिलेगी। और जैसे एक करण है गर। गर का मतलब होता है बैठना, 24 घंटे बैठना। अब ये जो लोग भी ज्यादातर जिनकी सिटिंग जॉब, जैसे बहुत लोग हैं जो फील्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं, और उसका कारण जो है वो घर बन रहा है। तो हम उसको बोलते हैं एक जगह पे टिक कर बैठ कर काम करना शुरू करिए। आप घूम के काम करेंगे जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो ये कारण आपके टाइप ऑफ कर्मा को, टाइप ऑफ प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपको किस तरह का काम करके जीवन में सफलता मिलेगी। चौथी चीज, पांचवी चीज है योग। तो योग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं। आप किस विशेष योग, यहाँ पे योग वो नहीं है जो हम प्लैनेट्स के योग देखते हैं, ये वो वाला योग नहीं है। ये योग दूसरा है जो पंचांग के हिसाब से बनेगा। और ये योग असल में बताता है कि आपके पैदा होने के बाद आपके माता पिता या आपके जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा। ये योग ये निर्धारित करेगा आपके जीवन में कि, ये मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, इसको बहुत घुमा फिरा के पंचांग की बुक्स में बताया गया है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि योग, कैसा योग लेकर आए हो। सबके लिए सिद्ध योग लेकर आए हो, बर्बादी वाला योग लेकर आए हो, या तूफान वाला योग लेकर आए हो, आंधी वाला लेकर आए हो, बाढ़ वाला लेकर आए हो, किस तरह का योग लेकर पैदा हुए हो। वो जैसे एक अच्छे योग वाला बच्चा अगर किसी घर में आता है तो फिर उसके बाद उसके परिवार की पूरी स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है। और एक बुरे योग वाला अगर बच्चा घर में पैदा होता है तो वो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को जीरो कर देता है। आज ये जो समय हमारा चल रहा है, किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए, किसी भी काम में कामयाबी करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको ऋषि मुनियों की ये परंपरा जरूर सीखना चाहिए। और ये समय की गणना है, असल में ये कैलकुलेशन किस चीज की है, समय की है। जिसमें बहुत पुराने समय में कहा जाता था कि जैसे हम लोग आज के समय में क्या बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, हम बोलते हैं ना 1 घंटा, पर पुराने समय में इसको बोलते थे 2 घटी।
आपने अगर सुना होगा तो कई गानों में भी आता है, और आप लोग वैसे भी हमारे बुजुर्गों को सुना कि 2 घड़ियां बैठ जाओ, क्या हो रहा है तेरे को, 2 घड़ी और बैठ जाओ, 2 घड़ी रुक के चले जाना। ये घड़ी वर्ड जो है थोड़ा मॉडिफाई हो गया, असल में इसको घटी वर्ड है। ये ओरिजिनल वर्ड क्या है, घटी। कि 2 घड़ी बैठ जाइए, तो मतलब हम लोग, हमारे बुजुर्ग क्या करते, अरे बैठ जाओ 2 घड़ी, कुछ नहीं होता, चले जाना, 2 घड़ियां बैठ के चले जाना, बोलते थे ना ऐसी चीज। वो 2 घड़ी का मतलब है 1 घंटा, कि 1 घंटा और बैठ जाओ फिर चले जाना। तो जब ये 2 घटी जो है वो 1 घंटे के बराबर गिनी जाती है। 60 घटी, 60 घटी जो है वो 24 घंटे के बराबर गिनी जाती है। तो पूरे दिन में कितनी घटी हो गई, 60 घटी। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जब आगे पढ़ेंगे इस कोर्स को तो पता लगेगा आपको। बेसिकली आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए, बिकॉज ये ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई चीज। 2 घटी में एक मुहूर्त जो है वो डिसाइड होता है। एक 7 घटी में एक प्रहर जिसको बोलते हैं हम, पहर बोलते हैं जिसको हम आसान लैंग्वेज। तो 7 घटी का एक पहर बन जाता है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो देखी जाती है। साथ के साथ आपने संवत सुने होंगे, बहुत सारे संवत सुने हैं। जैसे कि विक्रमी संवत आपने सुना होगा, हर साल बदलता है विक्रमी संवत, आप लोग सभी जानते हो। बहुत सारे संवत है जिसमें उनके नाम है, प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, धाता, ईश्वर, प्रमाची, विक्रम, विजय। ये सब चीजें क्या है, ये 60 तरह के ये संवत है जो बदल बदल के आते हैं। इन 60 का नाम नहीं मैं बता रही हूँ, बिकॉज की बहुत लंबा हो जाएगा। आपने सुना है 2 आयान होते हैं। 2 आयान क्या होता है, एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन, दक्षिणायन होता है। उत्तरायण जो होता है वो शुभ कर्मों के लिए इंगित किया जाता है। उत्तरायण में जब कोई भी प्लैनेट हो, सूर्य उत्तरायण में हो, उस समय पर कहा जाता है कि वो कोई भी आप अपने जीवन में अच्छा काम करते हो तो वो फलित होगा। और दक्षिणायन में आपको कोई अच्छा काम करने के लिए मना किया जाता है, ऐसा बोला जाता है रिचुअल्स में। और इन्हीं उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार संक्रांति जो आप मनाते हो, 15 जनवरी, फिर 15 फरवरी, 15 मार्च, लगभग ये दिन हर बारी चेंज होते रहते हैं। 14 से लेकर 17 तारीख, 14, 15, 16, 17, ये 4 दिनों में ये मूव करता रहेगा। 4 दिनों में मूव करता रहेगा। उत्तरायण कब होता है, सूर्य सूर्य उत्तरायण होता है जब मकर संक्रांति से शुरू होता है। मकर संक्रांति से शुरू, मकर क्या बोलते हैं, मकर क्या होता है, मकर राशि, 10 नंबर की राशि। जब सूर्य 10 नंबर राशि में 15 जनवरी को एंटर करता है, उस समय बोलते हैं मकर संक्रांति। उस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन से पहला कदम मकर में रखता है। देन उसके बाद आपके अच्छे कार्य शुरू होने के दिन आते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट का जो दिसंबर का 15 नवंबर के बाद, लगभग 15 नवंबर से लेकर या 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए पंडित जी मना करते हैं। बिकॉज कि उस समय सूर्य जो है, जो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य जो है जो हमारे हर कार्य के लिए बहुत जरूरी है, वो अपने अंतिम पड़ाव में होता है। वो एक बिल्कुल नीच अवस्था में चले जाता है, जहां पे वो जीरो हो जाता है। वहां पे उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको दे सके। आपने देखा उस समय धुंध पड़ती है, फॉग हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं सूर्य की उपलब्धि बहुत कम हो जाती है, सूर्य की पहुंच बहुत कम हो जाती है, उसकी डिग्रिकली उसकी जो स्थिति है वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि 15 जनवरी तक कोई भी शुभ कार्य ना किया जाए, ताकि उस समय में आपको कहीं ना कहीं आराम ही करना, और कुछ नहीं करना जिंदगी में।
और अगर आप देखेंगे ना, अब अपने जीवन में अगर आप, सबसे ज्यादा मस्ती का टाइम जो होता है वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम होता है सबका। जो लोग घर से नहीं निकलना चाहते और सब मजे कर रहे होते हैं, घर में खा पी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, सब छुट्टियां होती है सिर्फ, है ना। तो जैसे सूर्य छुट्टी पे है ना, वैसे आप भी छुट्टी पे चले जाते हो। ठीक है। अब इसके बाद जब ये उत्तरायण होता है, अब इसी तरीके से वो अब दक्षिणायन भी होगा। अब ये दक्षिणायन कब होगा? अब ये दक्षिणायन होगा जब सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। जब सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे, मिथुन राशि में से निकलेंगे, सॉरी मिथुन राशि में नहीं जाएंगे, मिथुन राशि से निकलेंगे। जब वो कैंसर राशि में आ जाते हैं, उसके बाद सूर्य की जो प्रेजेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अभी भी आप देखना, अभी इस समय सूर्य ने अभी 1-2 दिन पहले लियो में एंटर किया है ना, सिंह राशि में आ चुके हैं, संक्रांति हो चुकी है ना परसों से। अब आप देखो, अभी आप इसके बाद जब ये सूर्य दक्षिणायन की ओर जा रहे हैं, अभी आप देखना सूर्य की जितनी पोटेंसी हमने जून में देखी, मई में देखी, अप्रैल में देखी, अभी वो सारी की सारी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। इस समय पर जब ये ऐसी चीजें होती हैं, अब ये दक्षिणायन कब तक रहता है वो आप नोट कर सकते हो, कि सूर्य जब कर्क राशि में संक्रांति में आता है, लगभग 15 जुलाई से, 15 जुलाई से लेकर जब वो धनु राशि में प्रवेश करेगा, धनु राशि में आ जाएगा, तब तक ये दक्षिणायन कहा कहलाता है। ठीक है। तो फिर वहीं आ गई ना बात, कि धनु के बाद वो मकर में जाएगा तो फिर उत्तरायण हो जाएगा। ठीक है। तो कैंसर से लेकर यहां तक रहेगा, धनु तक। तो 6 महीने जो है वो उत्तरायण रहता है, 6 महीने दक्षिणायन। 6 राशियों में वो दक्षिणायन की तरफ जाएगा, 6 राशियों में ये उत्तरायण की तरफ जाएगा। अब यहीं से एक और ब्यूटीफुल ज्योतिष का एक थंब रूल निकल के आता है, कि जो सूर्य को हम दिग्बली बोलते हैं, षटबल जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है पंचांग, और सूर्य को जब षटबल जो मिला है, सबसे बड़ा दिग्बल जो मिला है, स्थान बल जो मिला है, वो कहाँ मिला है? 10 नंबर राशि में मिला है। 10 नंबर राशि में मिला है, क्योंकि सूर्य वहां पे आके साउथ दिशा में सबसे ज्यादा तेजी पकड़ता है। उस समय सूर्य दक्षिण में सबसे ज्यादा फास्ट आपको दिखेगा, सबसे ज्यादा वो प्रभावित करता हुआ दिखेगा आपकी दक्षिण दिशा की तरफ। ठीक है, ये साइकिल जो है रहता है आपका। और ये सभी चीजें डिसाइड करती हैं आपके प्लैनेट्स को, कि वो किस स्थिति में है, किस स्थिति में है, उसको स्थान क्या मिला है, उसको षटबल कितना मिला है, ये पंचांग के अकॉर्डिंग बड़े आसानी से पता चलता है। इसी तरीके से वैदिक शास्त्र में बोला गया है कि दो तरह के गोले हैं, हमारी पृथ्वी को दो तरह के गोले से जाना जाता है। आकाश के असल में दो गोले, जो दो भागों को उसके उसमें बांटा गया है, जिसमें कि ऊपर के भाग को आकाश या नॉर्थ जोन या नॉर्थ पोल कहा जाता है, और उसके नीचे के भाग को, आकाश के नीचे के भाग को साउथ पोल कहा जाता है। आपकी 6 राशियां जो मेष से कन्या तक रहती है, 6 राशियां मेष से कन्या तक जो है, वो उत्तरी गोल में आती हैं। और तुला से मीन 6 राशियां ये साउथ पोल की तरफ आती है। आप लोग जानते हो 12 महीने हैं, इसी पंचांग के अकॉर्डिंग जो है ऋतुएं डिसाइड होती हैं। 6 ऋतुएं हैं हमारी, और हर ऋतु 2 महीने की होती है। अगर हमारे पास 12 महीने हैं तो 6 ऋतुएं हैं,
दो दो महीने की क्या हो गई, एक ऋतु हो गई। जब भी उत्तरायण की तरफ सूरज आना शुरू होता है तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आती है फागुन, माघ और फागुन। फिर शिशिर आती है, फिर उसके बाद चैत्र बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, फिर श्रावण और भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष और पौष। ठीक है। अब आप लोगों को शायद ये कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत नेसेसरी है। अगर कोई सोचता है इसके बिना हम कामयाब हो जाएंगे तो ये गलत फहमी है। उससे बाहर आ जाइए जितना हो सकता है जल्दी, इसको सीखिए, ताकि आपकी बेइज्जती ना हो कल को आप किसी स्कॉलर के सामने बैठ जाओ और आपको ये भी नहीं पता कि 12 महीने के नाम क्या है देसी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस समय पर क्या होता है, ये पंचांग ही बताता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सौर मास, सौर मास यानी कि संक्रांति, एक महीने से दूसरे महीने तक, अब ये मिड से शुरू होता है, मिड से शुरू होगी। जो हमारे देसी महीने हैं, जो हमारे जिसको हम बोलते हैं फागुन माघ, है ना, चैत्र बैसाख, ये सब चीजें जो है ये सब शुरू होते हैं संक्रांति से। ये कभी भी पहली तारीख से शुरू नहीं होते, ये संक्रांति टू संक्रांति चलेगा, ये कभी पहली से पहली नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ ग्रहों, कुछ हमारे सौर मंडल की चाल ऐसी है कि जब सूर्य तकरीबन अपना पूरा मास जब कंप्लीट करता है तो अंग्रेजी महीने के हिसाब से वो लगभग 14-15 तारीख तक एक राशि को कंप्लीट कर देता है और दूसरे में एंट्री कर देता है। जब भी आप वैदिक पढ़ो उस समय पर इंग्लिश महीने थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइड में कर देने, उसको अगर आप बीच में लाओगे तो कंफ्यूज हो जाओ। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जैसे वो मेष राशि में आया है और वो मेष राशि से जब वृष में जाएगा तो इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम संक्रांति। जिस राशि में जा रहा है उसी नाम का ही वो संक्रांति गिनी जाती है। जैसे मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति। तो जिस राशि में जा रहा है उसी नाम की राशि से ये संक्रांति गिनी जाएगी। इसीलिए जब वो मकर में जाता है तो मकर संक्रांति गिनी जाती है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे कि नक्षत्र मास जो होता है वो 27 दिनों का होता है। एक तो अब हमने सूर्य मास देख लिया, अब हमने देखना है चंद्रमास। चंद्रमास असल में नक्षत्र मास है। 27 दिन यानी कि एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और 12 राशियां हैं हमारी, तो टोटल 27 नक्षत्र जो है वो बन जाते। जब भी चंद्रमा हर एक नक्षत्र में एक एक दिन निकलता हुआ 27 दिन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, जब ये पूरे 27 नक्षत्रों को वन बाय वन राउंड करता हुआ 27 डेज के बाद जब वापस से फिर से उसी जगह पे आता है तो उसको हम बोलते हैं नक्षत्र मास। ये नक्षत्र मास अगर हम कहें तो साउथ इंडिया में या फिर महाराष्ट्र साइड में, जब हम शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, शुक्ल पक्ष जो होता है, अगर अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे, यहाँ पे कई लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक चंद्र पक्ष होता है, ओ सॉरी, कृष्ण पक्ष होता है। और ये दोनों पक्ष जो है वो डिसाइड करते हैं पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष का एंड जो होता है 15 दिन का 15वां जो दिन होता है, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा हो गया, जैसे कल है। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो 15वां दिन अमावस्या कहा जाएगा।
तो शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक एक अमांत मास कहा जाता है, ऐसा साउथ इंडिया में या महाराष्ट्र साइड पे कहा जाता है। और कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक मास, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में मानते हैं ऐसा। तो आपको अगर कोई कल्चर देखेंगे ना, कोई मुहूर्त देखेंगे, कुछ चीजों का फर्क देखोगे नॉर्थ में साउथ में, वो इसी वजह से है। वो जो इसकी प्रवेश मानते हैं वो थोड़ा अलग मानते हैं, नॉर्थ में अलग मानते हैं। कई जगह पे कोई और पंचांग चलता है, कई तरह के पंचांग हैं जो यूज किए जाते हैं। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, वेस्ट में अलग है। अपने अपने वो अनुसार चीजों को मानते हैं। अब आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अधिक मास लग गया। आप में से मैं अनम्यूट करना चाहूंगी किसी को, अगर आप में से पता है कि अधिक मास क्या होता है। किसी को पता है तो हैंड रेज करिए जरा मेरे। जर्नल वो नहीं बताना है कि बस वो सो जाते हैं या जाग जाते हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं। और जिन लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। जिन्होंने कैमरा ऑन किया है या तो वो बेवकूफ है या आप लोग ज्यादा समझदार हो। हैंड रेज करिए किसी को अगर पता है तो। क्या है ये अधिक मास? नहीं पता किसी का भी हैंड रेज। सुधा ने किया है। सुधा जी ने किया है। ये सुधा जी अनम्यूट करिए। जो अंधेरे और उजाले पक्ष डेढ़ दिन हाँ जी। इकट्ठा होता है ना, हाँ जी, क्या कह उससे रहे हो? मिलाकर मैंने कहा जो अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष होता है, उसके बावजूद जो दिन बच जाते हैं ना, उन चीजों को मिला मिला उन दिनों को मिला मिला के एक मास बनता है, उसको अधिक मास कह देते हैं। जो दिन अधिक रह जाते हैं उनसे अधिक मास बनता है। और उसको हम द्वितीयक मास भी कहते हैं, दान पुण्य का। हम्म। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि अगर ये तिथियों के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है, पर मैं उसको थोड़ा और इजी करके बताती हूँ सबको। थैंक यू मैम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इजी करके बताती हूँ। असल में एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और जब भी 32 महीने निकल जाएंगे, जब भी 32 महीने निकल जाएंगे, 16 दिन निकल जाएंगे, ठीक है, उसके बीतने के बाद, क्योंकि चंद्रमा 27 दिन के बाद वापस आता है, चंद्रमा की रोटेशन, सूर्य की गति, ये सब में कुछ 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 डिग्रियों का डिफरेंस आता है हर साल, हर महीने। पॉइंट 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 करते 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 ये जब 32 महीने निकल जाते हैं, तो हर चौथा साल, अब ये चौथा साल लगाइए आप, कि अगर एक साल जो है 12 का है तो 3 साल क्या हो गया? 36, 3 साल हो गए ना, 36। तो 3 साल होने चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हर 32 महीने 16 दिन के बाद आपका एक अधिक मास पड़ेगा ही पड़ेगा। बिकॉज इतने महीनों में इतने दिन निकल चुके हैं, इतना सूर्य और चंद्रमा की गतियों में अंतर आ चुका होता है थोड़ा थोड़ा करके। उसकी वजह से आपके पास अब 12 के बजाय 13 महीने आ जाएंगे। और ये 13वां महीना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं बना है कि ये ऐसे ही बन गया, नहीं, ये कुदरत का ही खेल है, जो ये ईश्वर का ही खेल है कि आपको हर हर चौथे साल, हर 3.5 साल के बाद आपको एक ऐसा ऐसा मौका मिलता है जिस समय आप अपने जीवन में जो गलतियां की हैं उनको सुधार पाए। वो जो हमारे ईश्वर है वो इतना ज्यादा हमारे लिए सोचते हैं। उन्होंने हर तरह से हमें सुधारने का हमें मौका दिया है, हमें हर तरह के चीजें करने का मौका दिया, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं सुधरते। हम लोग फिर भी नहीं सुधरते, हम लोग फिर भी उसको इग्नोर करते हैं, है ना। तो अब ये जब 13 मास होंगे तो ये एक महीना जो है इसको मलमास, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के नाम से जानेंगे। अब वो कहते हैं कि असल में इसका क्या रीजन भी बताया गया है कि चंद्रमा का महीना जो है,
अगर हम देखेंगे तो 300, अगर हम 27 के हिसाब से उसको काउंट करेंगे, ठीक है, 27 को अगर आप 12 से काउंट करोगे, 12 महीने से, तो 354 दिन और 9 घंटे आते हैं। लेकिन सूर्य तो अपना महीना संक्रांति टू संक्रांति कवर करता जा रहा है ना। तो सूर्य ने कवर किया पूरा साल 365 दिन में 6 घंटे के आसपास, लेकिन चंद्रमा ने इसको कवर किया 354 दिन में, राइट। अब इन दोनों की अंतर की वजह से हर साल 11 दिन एक्स्ट्रा होते चले गए, और एंड में जाकर ये आपका अधिक मास सामने आ जाएगा 3 साल के बाद, जब ये चौथा साल शुरू होने वाला। तो सूर्य और चंद्रमा की गतियों के वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ये अधिक मास जो है वो बन जाता है। और ये अधिक मास हमेशा कार्तिक मास में जो है वो इसमें आएगा। इसीलिए अब इसी तरीके से अगर अधिक मास बनता है तो ऐसे ही क्षय मास भी बनता है। अगर पंचांग में या हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बोला अगर ये बढ़ सकता है तो घट भी तो सकता है ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि घटेगा नहीं, घट भी सकता है। तो अब ये कहते हैं कि चंद्रमा के महीने में, चंद्रमा का महीना कितने दिन का हुआ, 27 दिन का, ठीक है। और 27 दिन में अब ये जो क्षय मास बनता है ये हमारा चंद्रमा की वजह से बनता है। जब भी क्षय मास कार्तिक, माघशीश या पौष जो महीना होता है, इन 3 महीनों में ही जो है ये क्षय मास लगेगा और किसी में नहीं लगता। जिस साल कभी ये कार्तिक में लगेगा, कभी माघशीश में लगेगा, कभी ये पौष में लगेगा। जिस साल क्षय मास होता है उस वर्ष एक मास के अंदर 2 अधिमास आ जाते हैं, यानी कि जिस संवत में 141, ये सारी ना कैलकुलेशन है असल में, ठीक है। तो इसमें इतना आप मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए जिस तरीके से ये बढ़ता है ना उसी तरीके से तिथियां कम भी होती हैं, तो जिसकी वजह से एक महीना कम हो जाता है हम। तो 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा क्या होता है, पूर्णिमा होती है जब सूर्य और चंद्रमा की दूरी एक दूसरे से बढ़नी शुरू हो जाए, दूर होने शुरू हो जाए, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाए, और जिस समय पर सूर्य और चंद्रमा 180 पे आ जाए, 180 डिग्री पे आ जाए, उस समय पर पूर्णिमा बन जाए। वो तिथि क्या होगी, 180 डिग्री की दूरी पर पूर्णिमा। और जब ये 180 डिग्री की दूरी खत्म हो जाएगी, दोनों एक ही राशि में एक ही अंश पे आ जाएंगे, उस समय पर अमावस्या हो जाएगी, ठीक है। देसी महीनों के नाम आपने याद रखने हैं, चैत्र। अब ब्यूटीफुल चीज समझिए कि जितने हमारे देसी महीने हैं, हमारे सारे नक्षत्रों के नाम 27 के 27 जो है वो इन्हीं देसी महीनों के नाम पर रखे गए। कहीं और से वो नाम नहीं आए हैं, इन्हीं से उठाए हैं। जैसे चैत्र है तो चित्रा नक्षत्र, अश्विन मास है तो अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। वैसाख जो महीना होता है वो विशाखा नक्षत्र, कार्तिक जो है वो कृत्तिका नक्षत्र को बताता है, ज्येष्ठ मंथ जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र को दिखाता है, मार्गशीर्ष जो मंथ होता है वो मृगशिरा नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है, आषाढ़ जो है वो पूर्वाषाढ़ा के साथ, उत्तराषाढ़ा के साथ जोड़ा जाता है, पौष मंथ जो होता है वो पुष्य नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है, श्रावण नक्षत्र, श्रावण मास जो होता है वो श्रावण नक्षत्र के साथ ही जोड़ा जाता है। मघा जो है, माघ जो आपका मंथ है वो मघा नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है। भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद दोनों के साथ जोड़ा जाता है।
फागुन जो है वो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के साथ जोड़ते हैं। तो ये कितने लोगों को पता था, प्लीज हैंड रेज करिए, मुझे बताइए, क्योंकि आप लोगों को कुछ नया मिलना जरूरी है ना। कितने लोगों को पता था ये, बताइए जरा, कि आपके नक्षत्रों के नाम से ही जो है, आपके ये मंथ के नाम से ही जो है वो शुरू हुआ है। पता है सबको? अगर तो पता है तो बहुत ही बढ़िया है। चलो, गुड। चलिए, आज सिर्फ आप लोगों को इस क्लास में मैंने तिथि के बारे में कंप्लीट बताना। उसके बाद जो सारा कुछ, अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हो, हम लोग वैसे कल से शुरू करने वाले थे, लेकिन कल तो अब राखी है तो कल नहीं होगा, तो परसों से करेंगे। आज जो आप लोगों को मैं बताऊंगी वो तिथि के बारे में बताऊंगी। और ये कोर्स कोई बेसिक बेसिक नहीं है, दिस इज टोटल प्रोफेशनल कोर्स। इसके बाद आप सबको रेमेडी दे पाओगे। और मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, लोग लाल किताब की रेमेडीज के पीछे भागते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, बहुत भारी भारी पूजाओं के पीछे भागते हैं कि ये पूजा कर लो वो कर लो। लेकिन अगर आप किसी के बर्थ के अनुसार उसके पंचांग को अगर सेट करके देते हो उसको, तो ये आपके पूरे के पूरे जीवन को, उसकी नस्लों को सुधारने का काम कर सकते हो आप। नस्लें सुधर सकती हैं। आप जो रेमेडीज करते हो ना, असल में वो बहुत ही ज्यादा स्टेरॉइड की तरह काम करती है। वो तब करिए जब आपको लगे कि अब कोई भी मेरे पास हल नहीं है, और अभी मेरे को इंस्टेंट जो है, बस ठीक है, ऊपर ऊपर से वैक्यूम क्लीनर लेकर फटाफट सफाई करनी है, ठीक है, और ऊपर ऊपर से झाड़ा झाड़ पोंछ करनी है, और दैट्स ओके, कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी काम करता है, वैक्यूम क्लीनर बहुत महंगे महंगे आ रहे हैं आजकल, तो वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कोई रेमेडी करी है वो नहीं। लेकिन असल में आपका सारा का सारा बंधन जो जुड़ा हुआ है वो ये पंचांग बताता है आपको। आपके जीवन में आपकी तिथि क्या है, और वो तिथि आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धियां आपको दे सकती है, आपको उसके अनुसार क्या काम करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि चंद्रमा जो है और सूर्य जो है, इनके इनके आपस में नजदीकी और दूरी के अनुसार तिथि बनती है हमेशा, ठीक है। अब ये तिथि शुक्ल पक्ष की हो, चाहे, अब जैसे लाल किताब में कह देते हैं कि चंद्रमा अष्टम में है तो इंसान का कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर ये चंद्रमा किसी का वृष राशि का है और 3 डिग्री का है, अब ये चीजें इतनी बारीकी से सिर्फ और सिर्फ हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है और कोई नहीं बताता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 8th हाउस में चंद्रमा लेकर बैठे हैं, वो बड़े बड़े नेवी के कमांडर्स है, नेवी में काम करने वाले लोग हैं, कोई डिप्रेशन नहीं है उनको, कुछ नहीं है। आप किसी एक साइंस पर कभी भी भरोसा करके आप बहुत बड़ी गलती करोगे अपने जीवन की। आपको अपने कान, अपनी आंखें, अपनी नॉलेज को इतना ज्यादा बढ़ा के रखना चाहिए कि आपको एक प्लैनेट अगर कहीं पे दिख रहा है तो उसके 4 तरीके से 360 उसको देखना है आपको। ना कि सिर्फ लाल किताब ने बता दिया अष्टम घर में है तो भाई ये बंदा ये कर देगा वो कर देगा, पानी से दूर रहे, और ये यदा कदा ये ना करे वो ना करे। नहीं, आपको डिग्री जो बताएगी, जितनी एक्यूरेट बताएगी उतना काल पुरुष कुंडली के हिसाब से थोड़ा बहुत हो सकता है कि बंदे का मन डावाडोल हो। लेकिन अगर वो डिग्रिकली मजबूत है, उच्च का है, तो वो इस इंसान को भारी भरकम जो है लॉटरी में जिता सकता है। भारी भरकम जो है वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी दिलवा सकता है। उसके पास पैसा अंधा होगा, अंधा पैसा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि किसी भी साइंस के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। आप ज्योतिष कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो। आप अगर किसी के सीधा सीधा बोलना शुरू कर दो 8th हाउस में, जैसे कि लाल किताब में बोलते हैं लोग कि 8th हाउस में है तो आपका शमशान से लाकर पानी रख लो, ये वो।
लेकिन आप ये देखो वो रेमेडी सबको सूट नहीं करती है, वो रेमेडी सबके लिए नहीं बनी है। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचोगे, जब आपको देखोगे आपकी वहां उच्च का चंद्रमा बैठा है, आप शमशान से लाकर पानी रखवाओगे वहां पे, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दोगे। इसीलिए पंचांग का या तिथियों का, ये डिग्री का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है हमारी। तो तिथि जो है वो पंचांग का फर्स्ट पार्ट है। आप लोग सभी अपने अपने चार्ट जब बनाओगे, अभी बना लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है उसको खोल लीजिए। अगर एस्ट्रो सेज में है, आप लोग देखिए, जब ये अभी मैं सारी तिथियों के बारे में बात करूंगी, फिर आप देखना उसको अपने से मैच करना कि आपके साथ ऐसा है कि नहीं। और हो सका तो मैं साथ के साथ रेमेडी भी दे दूंगी कि अगर तिथि के हिसाब से अगर आपको रेमेडी करनी है तो क्या करनी चाहिए। जैसे आप लोग देखिए अपनी अपनी तिथि की, आपकी क्या तिथि है, शुक्ल पक्ष की है या फिर कृष्ण पक्ष की तिथि है। सभी लोग चेक कर लीजिए, तभी फायदा है। तो पहला पंचांग का पाठ जो होता है वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनी जाएगी पहली तिथि। और हम जानते हैं चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा। और जैसे जैसे ये सूर्य से दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे अगली तिथि बदलती जाएगी। जब भी आप देखोगे चंद्रमा सूर्य से, चंद्रमा जब भी सूर्य से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, चंद्रमा जब भी सूर्य से 12 डिग्री दूर चला जाए, 12 डिग्री दूर चला जाता है तो एक तिथि कंप्लीट हो जाती है। और जब चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री आगे निकल जाए, सूर्य पीछे रह जाए और चंद्रमा आगे निकल जाए, तो फिर से वो एक तिथि कंप्लीट होगी। तो ये डिग्री के हिसाब से तिथि बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 12 डिग्री तक एक तिथि हो गई। और जैसे हम लोग बोलते हैं कि 360 डिग्री का एक हमारा पूरा जोडियक होता है, सभी लोग जानते हैं ना, 30 डिग्री की हमारी एक राशि होती है, तो 12 डिग्री का एक पूरा जोडियक होता है। अब जब भी तिथि दिन या रात किसी भी समय बदल सकती है, तिथि दिन में या रात में कभी भी बदल सकती है। वो रात को 2 बजे भी चेंज हो सकती है, वो दिन में 4 बजे भी चेंज हो सकती है। ठीक है, आप देखिए कि उसके हिसाब से, आप देखिए कई बार आपने देखा होगा पंचांग में कि जैसे आज पूर्णमासी है ना, तो पूर्णिमा जो है सुबह 3:30 बजे के आसपास लग जाएगी, सुबह 3:07 के आसपास लग जाएगी। ठीक है, तो तिथियों का समय रात को भी बदल सकता है। इसी के अकॉर्डिंग जब कोई त्योहार मनाया जाता है, जब कोई त्योहार मनाया जाता है तो सूर्योदय किस तिथि में हो रहा है, सूर्योदय किस तिथि में हो रहा है उसके अनुसार मनाया जाता है। अगर 3 बजे कल पूर्णिमा लग गई है, तो सूर्योदय पूर्णिमा में ही लगेगा, पूर्णिमा में ही होगा ना। अगर 3 बजे पूर्णिमा तिथि शुरू हो गई है तो सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही आएगा ना। इसीलिए कल राखी मनाई जा रही है। अगर ये तिथि कल दोपहर को लगती 3 बजे, तो ये हमारी राखी परसों मनाई जाती, क्योंकि सूर्योदय निकल चुका है। जब तक सूर्योदय नहीं निकलेगा तब तक हम दिन की शुरुआत नहीं मानते देसी मंथ में। इंग्लिश के हिसाब से 12 बजे मानते हैं कि 12 बजे दिन बदल गया, नहीं। देसी के हिसाब से जब तक सूर्य नहीं निकला तब तक तिथि, आपका नेक्स्ट जो तिथि है वो काउंट नहीं की जाती। तो देसी मंथ सूर्योदय से शुरू होती है तिथि, इंग्लिश मंथ रात को 12 बजे। सूर्योदय जिस तिथि में उगेगा वही तिथि काउंट की जाएगी। जैसे कल आप लोग अभी पंचांग में देख लेना, 3:07 के आसपास कल शायद पूर्णिमा स्टार्ट होगी, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। इसीलिए कुछ भद्रा का था,
और फिर उसके बाद कुछ वो योग करण ये सब चीजें हम जब पढ़ते हैं पंचांग में, उसके अनुसार भद्रा लगती है। ये भी एक तिथि है भद्रा। भद्रा क्या है? तिथि का ही एक पार्ट है, वो पढ़ाऊंगी अभी। तो ये चीजें होती हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? तो पहली तिथि जो होती है हमारी, वो होती है प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि चाहे शुक्ल पक्ष की हो, चाहे आपकी कृष्ण पक्ष की हो, उसका स्वामी जो होता है वो अग्नि होता है। आप लोग जितने भी लोग प्रतिपदा तिथि में पैदा हुए हैं, उनकी तिथि का स्वामी जो है वो अग्नि है। अग्नि जो है वो किसी के भी चीज के स्टार्ट को दिखाता है, किसी भी चीज के स्टार्ट को दिखाता है। जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई मरता है, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? फायर रिचुअल करते हैं, आग ही जलाते हैं ना। खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, पहले क्या जलाया जाएगा? आग जलाई जाएगी, फायर रिचुअल किया जाएगा। तो इसका मतलब प्रतिपदा जिनकी भी तिथि है, उन लोगों को अग्निदेव की खास प्रेजेंस अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। अगर ये लोग अपनी जिंदगी में अग्नि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, अग्नि से जुड़े हुए रिचुअल्स करते हैं, जैसे हवन हो गया, अगर ये अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, तो इनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आ। जिनका भी प्रतिपदा तिथि है, जिस दिन भी महीने में प्रतिपदा तिथि आए, किसी का शुक्ल पक्ष की होगी, किसी की कृष्ण पक्ष की होगी, सेम ही चीज है दोनों जगह पे, कुछ अलग नहीं देखना। अब आपको सिर्फ एक काम उस समय पर करना चाहिए कि कोई ना कोई फायर का काम जरूर करना चाहिए। आप अग्नि से जुड़ा हुआ कोई रिचुअल जरूर करिए। वो आप कुछ भी कर सकते हो। अग्नि से जुड़ी हुई चीजें आप किसी पवित्र जगह पे दे सकते हो। अग्निदेव का मंत्र कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरी तिथि जो आती है वो आती है द्वितीय। द्वितीय तिथि जिसको, जिसके स्वामी जो है ब्रह्मा जी है, जिसके स्वामी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, क्रिएटर है। और जितने भी द्वितीय तिथि वाले होते हैं, ये भी क्रिएटर ही होते हैं अपनी फैमिली में। जिनके घर में भी द्वितीय तिथि वाला बच्चा पैदा होगा, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नया क्रिएट करेगा। इसके बारे में और बहुत डिटेल में चीजें हैं, बट वो मैं जितना शॉर्टकट हो सकता है वो मैं बता रही हूँ। तो ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज इनको करनी चाहिए, क्रिएशन सीखनी चाहिए, क्रिएटिविटी सीखनी चाहिए, किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रकृति में कुछ ऐसे काम करें कि जिसमें नई चीजों का उत्पादन हो, नए पेड़ लगाएं, नया कुछ अपने जीवन में लाएं, कुछ ना कुछ नया करते रहें। अगर ये करते रहेंगे तो इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तृतीय तिथि जिसकी अधिकार, इसकी जिसकी देवी जो है वो माँ गौरी हैं। तो जिनके जीवन के में भी कोई भी किसी तरह की तिथि में आप पैदा हुए हो, तृतीय तिथि है, तो उनकी देवी जो है वो कौन है? डीटी कौन है तिथि की? गौरी माँ। तो इनको माँ गौरी की आराधना करनी पड़ेगी, तब इनके जीवन के कष्ट जो है वो जाने शुरू। चतुर्थी, चतुर्थी जो होती है वो गणेश जी के साथ जोड़ी जाती है और इसको रिक्ता तिथि बोला जाता है। विश्राम की तिथि है। जितनी भी रिक्ता तिथियां हैं वो विश्राम की तिथियां हैं। इसीलिए चौथ, नौमी और चौदस को कोई भी नया कार्य करने के लिए मना किया जाता है। इस समय आप मेडिटेशन कर सकते हो। अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, अभी सिर्फ डीटीज बता रही हूँ ताकि आप लोग अगर चाहे तो अपनी रेमेडीज कर सके।
चतुर्थी के लिए भगवान गणेश जी, जिनकी भी चतुर्थी हुई है वो कुदरती भगवान गणेश के साथ, चूहों के साथ, हाथियों के साथ बहुत लगाव होता है इनका। पंचमी तिथि जो होती है शेष नाग के साथ जोड़ी जाती है। इन लोगों को सांपों के साथ बहुत लगाव होता है। अगर ये हर महीने की पंचमी को सांपों को दूध पिलाएं, आप शिवलिंग के जो शिवलिंग पे भगवान शिव के जितने भी नाग हैं उनको चढ़ाइए, लेकिन पंचमी पे आप चढ़ाइए, सांपों की सेवा करें। सांप अगर आपने मारने शुरू कर दिए जीवन में, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। षष्ठी भगवान कार्तिकेय, काफी लड़ाके लोग होते हैं कार्तिकेय, सोल्जर टाइप, कमांडर टाइप लोग होते हैं, तो भगवान कार्तिकेय की इनको पूजा करनी चाहिए। सप्तमी भगवान सूर्य, सप्तमी तिथि जिनकी भी है, जीवन में नाम बद, किसी भी तरह का खराब हो रहा है, नेम फेम नहीं कर पा रहे, बिजनेस है बट चल नहीं रहा, जो लोग बिजनेसमैन है सूर्य रूल करता है उनको, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है सूर्य रूल करता है उनके चार्ट में, इसलिए वो बिजनेसमैन है, इसलिए वो स्टार्टअप करते हैं, इसलिए वो हजारों लाखों लोगों को काम देने का मादा रखते हैं, हिम्मत होती है उनमें, लीडर होते हैं। तो सप्तमी तिथि वाले लोग लीडर है। अगर अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी ले आएंगे, देना शुरू करेंगे, लोगों के लिए कुछ क्रिएट करेंगे कि लोगों के घरों में अन्न जाए, धन जाए, कुछ ऐसा करें, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। अष्टमी तिथि भगवान शिव के साथ जोड़ी जाती है। जिनकी भी अष्टमी तिथि है भगवान शिव की आराधना उनको करनी चाहिए। और अष्टमी तिथि पर भगवान शिव पर अगर कोई भी चीज वो अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नौमी तिथि भगवान माँ दुर्गा के लिए है। जितने भी लोग नौमी तिथि में, जो हम लोग दुर्गा पूजन करते हैं, नौमी को करते हैं ना हम लोग दुर्गा पूजन, नौमी पे हम लोग सारी पूजा करते हैं, एंड करते हैं नवरात्रों का, नवरात्र यानी कि नवरात्रि, तो नौमी तिथि जो है वो माँ दुर्गा। दसवीं तिथि जो है वो काल यानी कि यम के लिए कही जाती है। जो लोग दसवीं तिथि में पैदा होते हैं ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफी सारी ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स लेकर पैदा होते हैं। और ऐसा भी मैंने देखा है कई चार्ट्स में कि जितने भी लोग यम की तिथि में पैदा होते हैं, इनके आने के बाद घर में कोई ना कोई डेथ या फिर कुछ ऐसे अनइवन घटना दुर्घटना भी हुई होती। एकादशी विश्वदेवा, इनके डीटी हैं विश्वदेवा। द्वादशी भगवान विष्णु, तो जिनका भी द्वादशी का व्रत है वो भगवान विष्णु की आराधना बस सीधा सीधा शुरू करिए। त्रयोदशी तिथि जो है वो कामदेव की तिथि है। जिनकी भी त्रयोदशी तिथि है इनकी बहुत सारी विशेष होती है, ये बहुत सारी विशेष लेकर पैदा होते हैं, और ये अपनी जो जीवन में ये सारी विशेष को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और पूरी लाइफ उनमें उलझे रहते। चतुर्दशी यानी चौदस, भगवान शिव जो है वो चौदस के डीटी हैं। जिनकी भी चतुर्दशी की है उनको भगवान शिव को आराधना करनी चाहिए। अमावस्या, अमावस्या का स्वामी चंद्रमा है। अमावस्या पे इसीलिए व्हाइट चीजों का दान करने को कहा जाता है। पूर्णिमा, अगर पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पे ही कहीं ना कहीं चंद्रमा का, चंद्रमा ही डीटी जो है वो माने जाते हैं। ठीक है। और इनमें ज्यादातर आप लोग पूछेंगे कि अच्छी तिथि कौन सी है बुरी कौन सी है, तो 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15 किसी भी पक्ष की द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, 11वीं और 15वीं ये शुभ तिथियों में आते हैं। ये शुभ तिथियों में आते हैं। तो किस तिथि में क्या काम किया जाता है,
ठीक है। और इसके अलावा कौन सा इन लोगों को रत्न अगर धारण करना है तो क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए इन लोगों को। मतलब पंचांग जो है वो इतना बड़ी चीजें हैं कि जिसको आप शायद सोच नहीं सकते। जैसे तिथियों को तिथियों को 6 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, नंदा तिथि। जो भी फर्स्ट 6 और 11 यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इनको नंदा तिथियां कहा जाता है। अब ये नंदा तिथियां क्या करती हैं वो एक अलग कहानी है। और भद्रा तिथि कौन सी होती है, भद्रा तिथियां होती हैं द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा तिथि। फिर तीसरा पार्ट तिथियों का गिना जाता है जिसको बोलते हैं जया तिथि। जया तिथि होती है तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी, जया। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि रिक्ता तिथियां होती हैं चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी या चौदस। पूर्णा तिथियां क्या होती हैं, पांचवा जो हिस्सा है तिथियों का, पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथियां होती हैं पंचमी, दसवीं और 15वीं। ठीक है, चाहे वो अमावस्या हो 15 पे या फिर वो पूर्णिमा हो, तो 15 तिथि ही गिनी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट तिथियों का है जिसको हम बोलते हैं अधमा तिथियां। अधमा, इन तिथियों में अगर आप कोई भी कार्य करते हो वो सारे कार्य आपके असफल हो जाते हैं। तो इन तिथियों को वार और तिथि के अनुसार देखा जाता है। इसीलिए हम लोग जब किसी को कोई चीज देते हैं कि आ, आप इस दिन ये वाला काम मत करिए या इस दिन आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, वो इसी बेस पर कहा जाता है। ठीक है। सो ये जो तिथियां आपने जैसे बोला, मैंने जैसे बोला कि अधम तिथियां, ये सब चीजें हमारी लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है, बहुत बड़ी। अब इसके साथ अगर आप चाहें तो जैसे जो प्रतिपदा तिथि है, वो किसी भी चीज की शुरुआत करनी हो, ठीक है, शादी के लिए, किसी चीज की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, गृह शुरू करना है, गृह प्रवेश करना है, शांति कार्य करना है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि आप यात्रा करनी है, कोई बहुत जरूरी काम की शुरुआत करनी है जो कि लंबे समय तक चलेगा, ऐसा काम, तो फिर हम बोलते हैं प्रतिपदा पे काम करिए, चाहे वो फिर शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। सो आई होप सो आप लोगों को जो जानकारी मैंने दी है आप लोगों के काम आएगी। इसके इतनी बारीकी से सीखने वाली चीजें हैं जो शायद एक क्लास क्या हम लोगों ने, इसलिए काफी लंबा मैंने इसका रखा है 10 डेज का। आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हो। ठीक है, परसों से शुरू करेंगे। आप लोगों में से किसी का कुछ क्वेश्चन है मैं अभी निकाल के आपको बता देती हूँ, किसी को कुछ है। मैंने आप लोगों को डीटी बता दिए हैं। आप लोग अपने अपने जीवन में अपनी अपनी तिथि को अपनाइए और उस तिथि के अनुसार अपने डीटी को मनाइए। उस डीटी को मनाना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं मनाएंगे तो वो जब आपकी तिथि है वो आपको तकलीफ पहुंचाती रहेगी। इस तिथि पे स्पेशली और क्या करना चाहिए, इस तिथि पे स्पेशली आपको अपने जीवन में कोई भी शारीरिक कष्ट है, अगर कोई भी शारीरिक कष्ट है अगर, तो आप इस तिथि पर दान कीजिए। आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं कि शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा है, किसी चीज की शुरुआत नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप उनकी तिथि लेकर उनको बोलिए कि आपकी तिथि जो जन्म के अनुसार तो एक बार आएगी महीने में, है ना, या तो वो शुक्ल पक्ष का होगा या कृष्ण का होगा तो एक ही बार आएगी ना। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो वो 2 बार ही आएगी। तो वो उस इंसान के लिए एक प्लस पॉइंट है। आप देखो ईश्वर की दया, देखो आप
कि उसने एक बार नहीं, आपको दो दो बारी मौका दिया है, कि अगर आप एक बार छोड़ देते हो तो दूसरी बारी कर लो। दोनों बार करेंगे अगर, जितना मर्जी कोई बीमार चल रहा हो वो इंसान, जितना मर्जी बीमार चल रहा हो, आप उसको उस तिथि के अनुसार उसकी दान करवाना जब शुरू करेंगे, आप उसके चार्ट में प्लैनेट को देखिए, कौन सा प्लैनेट खराब हो रहा है, किसकी दशा अंतरदशा चल रही है जिसमें कि उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप उसकी तिथि पे उसका दान कराइए, चाहे वो राहु का हो, शनि का हो, और फिर देखिए आप कि वो कुछ ही दिनों में वो बंदा कैसे आपको दौड़ता भागता नजर आएगा। ठीक है। इस तरीके से इस तिथि को सिर्फ एक तरह से यूज नहीं किया जाता, ये तो सिर्फ एक पार्ट आपको बताया मैंने। इसमें बहुत सारी जो है वो, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, बहुत तरह से यूज कर सकते हो इस तिथि को। जैसे वो तिथि आपके लिए एक ऐसी ऐसी मतलब नियामत है आपके लिए, कि उससे जुड़ा हुआ जो प्लैनेट होगा, उससे जुड़ा हुआ जो डीटी होगा, अगर आप उस डीटी से जुड़े हुए कोई भी मंत्र करेंगे, आपको नहीं कुछ दान समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या इसका प्लैनेट खराब है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, देन जो है आपको उस डीटी की पूजा करवानी शुरू करेगी। पंचांग के 5 पार्ट है, ये तो तिथि का भी 10% आपको बताया मैंने, लेकिन जो रेमेडीज शुरू होती है वो तिथि से ही शुरू होती है। मैं सबसे पहले हर हर बंदे की जो है वो उसकी तिथि ही निकालती हूँ सबसे पहले, और उसको उस तिथि पे आप चाहे इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट बहुत खराब है, उसको बोलो उस तिथि पे वो बिल्कुल नहीं खाएगा वो उस चीज को, अगर वो खाएगा तो वो बीमार होगा। आपकी वो तिथि, उसके डीटी जो है, आप कहीं पे भी कोई काम करने जा रहे हो उसको साथ में रखिए, क्योंकि वो आपके जन्म की तिथि है भाई, वो जन्म की तिथि है। उसको आप याद करके उसका जाप करके कोई भी काम करेंगे तो वो आपका काम बनेगा, 100% बनेगा। बिकॉज आपके जो पास्ट के अनुसार जितने भी कर्मास हैं, आप उसको ध्यान कर, उसको एक्सेप्ट कर कर उसको साथ लेकर चलोगे, तो वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। ऐसा कोई भी डीटी नहीं है, ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो आपके ऊपर वार करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अवेला नहीं है, कोई फ्री नहीं बैठा को आपके लिए वो कुछ करे। ये सब हमारे कर्मों का ही तो नतीजा है ना, कि हमें हमें सिर्फ पता ही नहीं होता। तो आपको अपना जन्मदिन मनाना है, आपको कोई दान करना है, बच्चों की कोई दान करना है, अपने लिए कुछ विशेष स्टार्ट करना है, इस तिथि पर करिए। आपके लिए यही बनी है, आपके लिए जो बाकी तिथियां हैं वो कुछ नहीं करेंगी, आपके लिए यही करेगा जो भी करेगा। ठीक है। सो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। कोशिश करूंगी इसको मैं यूट्यूब पर डाल दूं ताकि लोगों की हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट थोड़ा सा तो अपना काम कर ही लेंगे। हाँ जी, सत्येंद्र प्रकाश जी, बताइए सर। यस मैम, मैं ये जानना चाह रहा था तिथि में अपने थोड़ा नेटवर्क इश्यू भी आ गया तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए चतुर्दशी तिथि का शिव है, क्या देवता? भगवान शिव, भगवान शिव। भगवान शिव। हाँ जी। उनकी रेमेडी क्या है? भगवान शिव की क्या रेमेडी होती है? अभिषेक? आप नहीं। बताइए, कोई मेरे को बताइए, भगवान शिव की कोई रेमेडी होती है? वो यस तो मैम, अपने जैसे आप में ही, वो तो अपने आप ही रेमेडी है। यस, पर जलाभिषेक या दूध अभिषेक कुछ या भी करो, कहीं पे भगवान शिव ने नहीं लिखा, कहीं पे नहीं नहीं? उन्होंने लिखा मेरे पे जल चढ़ाओ के कुछ चढ़ाओ। ये जल यस। की जो कहानी शुरू हुई थी, किसी को पता यस। है कि वो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी जल चढ़ाने की? पता है किसी को? किसी को पता है तो प्लीज हैंड रेज करिए।
नहीं पता जी, किसी को भी? नहीं जल पता। चढ़ा चढ़ा के बाल्टियां सब खत्म कर दी तुम लोगों ने। Yes. आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ था, Yeah. समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय सबने अपनी अपनी फेवरेट चीजें ले ली। जब सुरा पीने का टाइम आया, जहर पीने का टाइम आया, तो भगवान शिव की तरफ देखने लग गए सब, किसी की हिम्मत नहीं थी उसको लेने की। तो भगवान शिव ने वो पिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी के कंट्रोल में नहीं था, बिकॉज वो इतना ज्यादा पावरफुल, उन्होंने पॉइजन पी लिया कि पूरी की पूरी सृष्टि को हिला दिया था, गर्म हो गई थी पूरी सृष्टि, को जलाना शुरू हो गया, जलनी शुरू हो गई थी। देन सभी देवी देवताओं के कमंडलों में जो जो कुछ लिक्विड था सबने उसके ऊपर डाल दिया, शिव के ऊपर डालना शुरू कर दिया। किसी के कमंडल में गंगा जल था, किसी के दही था, किसी के दूध था, किसी के कुछ था, सब कुछ जिसके पास जो था सब कुछ डाल दिया। उस दिन से ये प्रथा शुरू हुई कि जब कभी भी आपके जीवन में ये कथा कष्ट आए, कि आपको लगे जीवन में बहुत ही ज्यादा जहर घुल गया है, तो आप भगवान शिव पे जल चढ़ाइए, वो पी लेंगे। सिंबॉलिक है, कुछ नहीं। Yes. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बहुत छोटी सी हैं। ये जो आपने क्वेश्चन किया ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। भगवान शिव खुद अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है, कुछ करना ही नहीं है भाई उसके लिए। उसके पास बैठना है, आपको नहीं बैठना उसके पास जाके, मन में याद करिए। सबसे भोले, सबसे भोले, इसको क्यों बोलते हैं भोले शंकर? राक्षसों को भी दिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो भगवान शिव के चेले हैं ना, वो Yeah. राक्षस, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, ये सब है। अच्छा, और पूर्णिमा देवता तो लगती देवता तो बहुत ही निग्लेक्ट करते रहे हैं भगवान शिव को। है इसमें। बहुत निग्लेक्ट किया उन्होंने, हर जगह पे उनकी इंसल्ट की, चाहे वो भगवान जो कहते हैं ना, पार्वती माँ की शादी हो, कुछ भी हो, उनको हर जगह पे नीचा दिखाया गया। अच्छा। वो क्यों कहते हैं कि तुम मेरे पे मांस भी चढ़ा दोगे, तुम मेरे पे कुछ भी चढ़ा दो? क्यों दुनिया की हर हर खट्टी, कड़वी, तीखी और कांटेदार चीजें भगवान शिव के अलावा कौन सा देव है जो कि एक्सेप्ट करता है? जी। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि मैं, मेरे दो रूप है, एक तो मैं खुद हूं और एक मेरी साथ माँ पार्वती है। अर्धनारीश्वर जो कहा जाता है, वो कहता जी। है कि मैं चल रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ? सती के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। Yeah. प्रकृति, जिसको वो कहते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में जो सांस चल रही है, जो मैंने सारा ये चीजें हैं, इसमें जो सांस है वो माँ पार्वती की वजह से है। इसीलिए बोला जाता है जब प्रकृति की सेवा की जाती है तो भगवान शिव सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और जो लोग प्रकृति को नुकसान करते हैं, भगवान शिव कभी उनको माफ नहीं करते। Yeah. ठीक है, ये नेचुरल है, आप लोग देखते हो, ठीक है, यस मैम। इस तरीके और से। पर उस रात में पूर्णिमा आधी रात के बाद भी तिथि बदल जाती है। आधी रात के बाद बदल जाती है ना, तभी तो मैंने बोला हाँ। कि जिस तिथि में सूर्योदय होगा जी। वही तिथि अगले दिन की मानी जाएगी। जैसे जी। कल 3 बज के, आज रात को 3 बज के 5, 7 या 8, 10 मिनट पे पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, चौदस खत्म जी। हो जाएगी। अभी जी। चौदस चल रही है। जी, अभी पर हम किस पे पूर्णिमा बात कर हो रहे हैं? जाए चौदस। तो देवता बदल जाएगा। दिन बदल जाएगा? कैसे बदल जाएगा दिन? पूर्णिमा होने पर देवता बदल जाएगा, यूं पूछ रहा हूँ। तो फिर हाँ, पूर्णिमा को ही तो लेंगे ना फिर हम लोग। तो अगर उसका देवता। आपका बर्थ अगर या। पूर्णिमा पे हुआ है तो फिर यस। पूर्णिमा को ही लेंगे ना फिर हम। चतुर्दशी की रात्रि थी, पर आप जो बता रहे हैं उस समय पूर्णिमा लग गई जैसे लग बर्थ गई थी ना, टाइम पर। यही तो फंडा है ना पंचांग की, यही तो इम्पोर्टेंस है ना, कि आपको यस। ये देखना है कि तिथि क्या थी उस समय। अगर वो पूर्णिमा। सूर्योदय के बाद लगी, या। सूर्योदय के बाद पहले लग गई। पहले लग गई ना, तो इसका जी। मतलब अब ये सूर्योदय किस में आएगा? पूर्णिमा में ही लगेगा ना। और कोई भी यस त्योहार मैम। उसी दिन का मनाया जाता है जिसमें सूर्य उगता है। उगता है। अगर अभी भी ये हमारी चौदस सुबह 7 बजे तक चलती तो 7 बजे तक हम वो
नहीं पूर्णिमा को मानते, हम 8 बजे से मानते फिर। तो फिर पूर्णिमा का ठीक है, देवता कौन? तो हम फिर ये पूर्णिमा कल नहीं मनाते, फिर हम लोग जी ये राखी कल नहीं मनाते, क्योंकि सूर्योदय उसमें हुआ ही नहीं। सूर्योदय तो वही। 14 में हुआ है। जी। तो अब ये सूर्योदय किस में होगा? अब ये नेक्स्ट डे होगा। जी हाँ। तो समझ में आई ना? पूर्णिमा का देवता मैम, है पूर्णिमा का डेटी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पे चंद्रमा। चलिए ठीक है। हाँ जी सानिया, सोनिया बताइए। मैम ये कोर्स करेंगे। पहली बात तो ये, जैसे आपको पता है मैंने आपसे किया हुआ है BNNB का। तो जब हम किसी को रेमेडी देंगे इस पार्ट में, तो वो चीज हमें सिखाई जाएगी इसी में। हाँ, इसमें कैसे कर सकते हो आप, जैसे मैं देती और हूँ देखो। लोग नहीं इसमें देते इसको, इसको यूज करते हैं लोग सिर्फ इस चीज के लिए कि आपका बर्थ इसमें हुआ है तो आपका जो है राशि ये बन गई आपको। लेकिन नहीं, पंचांग अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडियल पार्ट है। जी। बहुत बड़ी रेमेडियल पार्ट है। और अगर आप पंचांग के अनुसार कराएंगे तो बहुत ब्यूटीफुल इसका चेंज आएगा। तो मैम इसमें हम जो जैसे मुहूर्त वगैरह निकालते हैं, ये सब चीजें आ जाएंगी हमको? नहीं, मुहूर्त अलग पार्ट है। अच्छा, मुहूर्त पंचांग में अलग नहीं, पार्ट है। पंचांग में 5 चीजें पढ़ेंगे ना, जो मैंने आपको बताया, वार, तो तिथि, मतलब ये हमारा करण, बेसिकली नक्षत्र। एस्ट्रोलॉजी में काउंट हो जाएगा एक तरीके से? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मेन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट ओके। पार्ट है ये। ठीक जितने ठीक। लोग कहते हैं ना हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, उनसे कभी पूछना पंचांग का पता है तुम्हें क्या होता है? नहीं हम्म। पता है लोगों के। मुझे लोग क्या कहते हैं कि हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ना काफी हमने सीख रखा है और बेसिक तो सारा क्लियर है। जब मैं पूछती हूँ ना तिथियों का पता है तुम्हें, कब शुरू हम्म। होती है, कितनी है, नहीं पता। आप कैसी कह रही हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है आपको? नहीं आती आप। ये फर्स्ट चैप्टर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, फर्स्ट चैप्टर है ये। इसके बाद ही सारी चीजें आएंगी। ठीक मैम, मतलब मुहूर्त वाला पार्ट अलग है अपना, है ना? नहीं, वो वो चीज मुहूर्त अलग। कुंडली मिलान वो भी हम ऐसे अलग अलग ही लाएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत मैसी हो जाएगा। अगर आप सीख जाते हो तो आप लोग खुद देखना, अपने जीवन हम्म। में भी देखना। मैंने भी देखा है जो चीजें मैंने बोला ना कि कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि पंचांग से कोई रेमेडी कराता है, लेकिन पंचांग से हाँ बहुत मैम, मैंने सुना ब्यूटीफुल था रेमेडी। अभी एक और, मतलब सुनी थी मैंने ये चीज कि पंचांग से भी लोग बाग काफी कुछ बता देते हैं, जैसे करण होते हैं, योग होते हैं, इनका भी एक अपना कोई इम्पोर्टेंस होता है। बिजनेस करना है, कोई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, जॉब ही करनी चाहिए या हम्म। आपको बिजनेस ही करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि यहीं पे बेसिकली आप करना इसको है या थोड़ा सा रूल करना तो बताओगे ना कुंडली से? सब कुछ, सब कुछ हम लोग, जैसे हम लोग चार्ट लेंगे ना आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम्म। आपकी क्या तिथि है बताओ? मैं मेरी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, पहली नंदाई। पहली तिथि है ना, तो अग्नि की तिथि हो गई, जी मैम। है ना। अब प्रतिपदा तिथि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस को दिखाती है। ओके। तो अगर ठीक। आपके फर्स्ट हाउस में, अब ये कोई ऐसे रिलेट नहीं करके दिखाएगा आपको, अगर फर्स्ट हाउस में हम्म। मैलेफिक बैठे हैं तो फिर आप जिंदगी भर जो है कोई स्टार्ट नहीं कर सकते जिंदगी में। हम्म। आपको स्टार्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके। हमारे लिए पहला खाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, उसकी राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, उसमें बैठे हुए प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। ओके। तो तो मैम फिर इसका ये रेमेडी पार्ट कराएंगे आप? हम ऐसे ही जैसे मैं यूज करती हूँ वैसे ही सेम बताऊंगी किसको कैसे ठीक। कैसे ले सकते हो, आप कुंडली में कैसे ले सकते हो। जैसे आपको बताऊंगी कि फर्स्ट प्रतिपदा फर्स्ट को दिखाता है, फर्स्ट हाउस हम्म। को, द्वितीय सेकंड हाउस को दिखाता है। ठीक है, ऐसे ही सब ओके। तिथियां घूम के आती हैं। तिथियां तो 15 है, तो घर हम्म। तो 12 है। 12 है। तो फिर ये देखेंगे ना हम लोग उसमें कि कैसे देखते हैं, फिर उसको हाँ मैम, कैसे मतलब मैं टाइम। यही पूछना चाह रही थी मैम, आप कोरिलेट तो करोगे ना, क्योंकि वो चीज अगर खाली हम पढ़ भी बिल्कुल। लेंगे तो फिर उसको मैं, हम लोग एम्प्लाई मतलब वो कैसे करेंगे फॉर्मेट उसको ना, हाँ, चेंजेंगे अप्लाई कैसे उस कैसे चीज को? करेंगे, बिल्कुल। तो हाँ, अप्लाई फिर कैसे? उसका कोई फायदा नहीं है ना अगर आप हाँ लोग उसको नहीं मैम, अप्लाई वो तो नहीं। मैंने आपका खैर जब वो देखा था ना, मैंने डेफिनेटली पहले ही सोच लिया था कि ज्वाइन तो करना है, पर लेकिन मैंने कहा एक बारी पहले नहीं पूछ लूं नहीं, आपसे। इसीलिए देखो, बात पता क्या होती है, बात यह है कि हम लोग कहीं ना हम आगे की कहते हैं ना, आगे दौड़ पीछे चौड़, दौड़ तो रहे हैं आगे की तरफ। यस मैम। क्यों बेस कमजोर है लोगों का? क्यों लोग जो है पकड़ बिल्कुल। नहीं पाते प्रॉब्लम्स को? क्यों लोग किसी की रेमेडी करवाते हैं काम नहीं करती? क्यों यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 26 के 26 मेरे को मिलाकर कितने लोग हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में आके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, अपने हल निकाल पाए, सेटिस्फाइड हो पाए? अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है लोगों को।
मैं यही कहती हूँ कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी में आ रहे हो ना, पहले तो अपना इलाज करिए। पहले तो आपको सही अपना बात। पता होना चाहिए मेरे को क्या बीमारी है भाई। अपनी बीमारी को यस ठीक मैम। करेंगे, आप तिथि से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसको हर ठीक। भाव में हम लोग इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। तिथि के बाद हमारा योग आएगा, करण आएगा, आपको किस योग में क्या काम नहीं करना चाहिए। आप एक, जैसे पंडित के पास जाते हो ना, ये अगर आप पंचांग पढ़ लेते हो, तो इसके बाद जब मुहूर्त पढ़ोगे, कुंडली मिलान पढ़ोगे, तो आपकी चुटकियों का काम होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल सही लाने बात। को कुंडली मिलान का कोर्स भी ला सकती थी, मैं लाने को वो भी ला सकती थी, मुहूर्त का भी, लेकिन मेरे को पता है जो बेस है ना, फर्स्ट चैप्टर तो यही है। आपको जब यही नहीं पता तिथियों का निर्माण कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा और डीप कॉन्सेप्ट है, जो अप्लाई होना चाहिए, हर ज्योतिषी को आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि वो कहीं पहुंच जाएगा। कभी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने भी ठोकरें खा खा के चीजों को अपनाया, ढूंढा, किया, तब मुझे समझ में आई कि नहीं यार, पंचांग के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हम जीवन में। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बीमार चल रहा है आपके बीच में, आपके पास क्लाइंट आया, इस समय बहुत बीमार है वो, बहुत बीमार है, ठीक है। तो मैं ये देखती हूँ कि अगर ये बीमार है तो जल्दी से जल्दी इसको रिलीफ देना हमारा काम है, बाकी तो सब चीजें होती रहेंगी पैरेलल। तो मैं सबसे पहले तिथि के अनुसार उसका दान शुरू करवाती हूँ, कि आप ये तिथि पे ना, इस इंसान के इतने वेट के बराबर ये इसका प्लैनेट खराब चल रहा है, इसकी तिथि पे ये निकालो पहले। आप हम्म। देखोगे वो बंदा कुछ ही दिनों में खड़ा हो जाता है, वेंटिलेटर से भी वापस आ जाते हैं लोग। तिथि जो है वो आपके, मैंने बोला ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का निर्माण करती है। पास्ट की कुछ कर्स लेकर आई है। तो मेरे साथ में अभी मैम यही चल रहा है, थोड़ा सा मेरे भी हेल्थ जी। इश्यूज चल रहे हैं, और जैसे आपने बताया अभी मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ इस चीज को, कि हम्म। जैसे आपने कहा कि जो आपकी तिथि है प्रथम, तो हम्म। आपका जो फर्स्ट हाउस है वो कहीं ना कहीं मेलिफिक प्लैनेट से त्रस्त होगा। तो मेरे फर्स्ट हाउस में जो है वो राहु और सूर्य ही बैठे हुए हैं। तो मैं उस चीज को कोरिलेट कर पा रही हूँ, मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ इस चीज को। तो मैम बिल्कुल। दान इसमें इस कंडीशन में सूर्य या राहु? हम लोग दान सूर्य राहु का नहीं करेंगे, हम लोग दान जो अच्छा। है, जो जो दशाएं चल रही हैं, उसका। दशा कौन परेशान कर रहा है, अच्छा अच्छा। क्या वो दशा का लॉर्ड पहले घर से कहीं पे कनेक्ट हो रहा है, या जब जब संक्रांति होगी, हम्म। या जब जब संक्रांति होगी, जब जब सूर्य आपके लगन में आएगा, उस समय पर कष्ट देगा आपको। आपके लिए संक्रांति सबसे भारी रहने वाली है। मैम अभी निकल के गया ना मेरा सूर्य फर्स्ट हाउस में ही था अभी लास्ट मंथ। तो तो मैं सुबह का काफी जन्म है परेशान ना, रही हूँ। सुबह का हाँ। जन्म है ना आपका, तो सुबह का फर्स्ट हाउस जन्म है। में सूर्य है, तो मतलब सूर्य का जन्म बिल्कुल। है, सुबह का जन्म है, सिंपल। बिल्कुल। सातवें घर में है तो हाँ। शाम का जन्म है। जी मैम ठीक जी है। मैम। ये चीज होती है, तो वो ये हम रेमेडी को कैसे यूज कर सकते हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं कर सकता यहाँ पे हम। जो अगर मैं कहूँ तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं, मेरे को ऐसा लगता है मैं हर अपना ही नुकसान करती हूँ मैं हर बार ये बात कह के कि आप चाहो तो इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में है। आपके हाथ में, आप चाहो तो इसके बेस पर भी आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हो, लोगों की लाइफ को हम्म। सेट कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि जो मंदिर में पंडित जी बैठे हैं, वो क्या महारत हासिल की है उन्होंने ज्योतिष पे? नहीं। वो सब पंचांग के अकॉर्डिंग बात करते हैं, सब पंचांग के। नहीं नहीं मैम, कोर्स तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन कर रही हूँ। खैर हाँ, इसमें पेन बट वाला करिए, कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपको फर्क पड़ेगा। और ये मेरी सबसे, मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मोस्ट, हालांकि लोग मेरे मेरे को ज्यादा कहते हैं कि आप लाल किताब ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, पर मैं सबको बोलती हूँ वैदिक मेरी मेरी हर चीज फेवरेट है, क्योंकि मैंने हर चीज को यूटिलाइज किया। और सबसे ब्यूटीफुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सबसे ब्यूटीफुल है। इसके जो नहीं बट पार्ट्स मैम है, मेरा कोर्स जो अष्टक चल रहा है वर्ग ना अभी। है, हाँ वैदिक का हाँ, चल रहा अष्टक है। वर्ग, यस मैम। नहीं, नहीं अभी मैम वैदिक का नहीं चल रहा, मेरा बीएनएन का ही चल रहा है अभी। मैंने आपसे अच्छा, इसलिए पूछा था पहले, मैंने कहा वो थोड़ा मेरा ओवर हो जाए, फिर मैं आपको डेफिनेटली बाद में पक्का एक बार फिर से ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अभी ये वो छोटा सा दोबारा कर आएगा लूंगी तो, लेकिन, क्योंकि मैम बिल्कुल एक साथ दो बिल्कुल क्लासेस नहीं चल पाती। तो एक रिक्वेस्ट यही थी कि आप अगर क्लासेस अगर थोड़ा हेल्ड ऑन करें तो उसको 8 बजे से पहले की अगर क्लासेस हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ना बहुत लेट हो जाता है रात को, हाँ और मैम। मेरी अपनी हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट करती है, और मेरे को अपनी रूटीन भी ठीक करनी है, क्योंकि मेरे को कम से कम कई बार 1 बज जाता है, कई बार 1:30 बज जाता है, कई बार टाइम लग जाता है। तो मैं ये जी सोच मैम रही हूँ जी कि मैम। इसको 7 से 9 का टाइम रखेंगे। हाँ मैम रीजन ये बेस्ट है। बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को खुद नहीं ज्यादा लेट करनी चीजें अब। मैम बस बस यही ठीक रिक्वेस्ट थी है। आपसे मैम, थोड़ा टाइम का बस यही नहीं नहीं, रखिएगा। मेरे को टाइम जल्दी रखना है अब सारी क्लासेस का, किसी को ज्वाइन करना है करे, नहीं करना मत करे, क्योंकि मैंने
बहुत लोगों के अकॉर्डिंग काम करके देखा है। लोग जी कहते हैं जी 9 बजे जी हम हमारे बेस्ट, अरे आपका तो बेस्ट टाइम है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगले बंदे को डाउनलोड करके क्लास भी चाहिए नेक्स्ट डे। ठीक है। सही बात फिर है। कोई अगर कोई अपनी कोई पर्सनल चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा जो है अगर टाइम से फ्री हो गया तो अपना और भी मैं साइडवेज कुछ नया कर सकती हूँ। अगर मैं इसी चक्कर में फंसी रहूंगी तो मतलब रात को लेट क्लास करके मेरे लिए पूरा डेड हो जाती है, नाइट डेड है। ये इसमें बहुत ज्यादा वो हो जाता है, है ना। इसलिए मैं आपसे बोल रही थी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग 7 से 9 का ही रखेंगे, कोशिश करेंगे। आप में से किसी को भी अगर करना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो नोट कर सकते हो, बिकॉज कई लोग नए हैं तो हो सकता है आपको ना पता हो। एक तो हमारा चैनल है अनंत एस्ट्रोलॉजी के नाम से, यूट्यूब पर। ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज जो है अनंत एस्ट्रोलॉजी के नाम से ही है, अनंत एस्ट्रोलॉजी बाय रजनी के नाम से। ठीक है, आप लोग नंबर नोट कर सकते हो, 9355। क्योंकि जो पेमेंट होगी वो मैं एप्लीकेशन के उससे लिंक से करवाऊंगी, वो ऐसे किसी को पर्सनल किसी पे नहीं भेजनी है। 9355313737। 9355313737। ठीक है जी, आई होप सो आप लोगों के ये चीज काम आएगी। और मैं मुझे लिंक भेज दीजिएगा। वो मैं भेज दूंगी, कोई नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। ओके मैम। फिर नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगी कुछ नया टॉपिक आप लोगों को काम का दूं और आपकी जिंदगी में जो हेल्प करे। ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट। बाय बाय।